Hello my dear students, this is Richa Agrawal. Today I am taking a new video of 10th class biology, heredity and evolution. जैसा कि आप जानते हैं इस सेशन के लिए CBSE बोर्ड ने evolution को वाले पार्ट को कट कर दिया है। केवल आपका फिर कौन सा पार्ट बचा है, हेरिडिटी। तो चैप्टर बिल्कुल आपका आधा हो गया, तो हमारा चैप्टर बन जाएगा हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि इस सेशन के लिए कोविड-19 की वजह से स्कूल्स प्रॉपर रन नहीं कर पाए, क्लासेस प्रॉपर चल नहीं पाई हैं, बच्चों की ऑनलाइन स्टडी हुई है, तो इसीलिए उन्होंने इस चैप्टर को हाफ पार्ट में कट कर दिया है। तो उन्होंने एवोल्यूशन का पार्ट कट कर दिया है। तो मैंने आप लोगों को हेरिडिटी के बारे में पहले बता भी दिया था। इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो आपको समझा दी थी प्रीवियस वीडियोज में। ठीक है, जब तक आपको वो टर्मिनोलॉजीज समझ में नहीं आएंगी, आप आगे के चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। मेंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, हु वॉज मेंडल, मेंडल कौन थे, ग्रेगोर जॉन मेंडल कौन थे। ठीक है, उन्होंने अब जो मुझे आपको बताना है इस चैप्टर में वो है आपका कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे रूल्स दिए थे, लॉ दिए थे जो इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट स्टार्ट द रूल्स ऑफ मेंडल्स। ओके, ये मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे। उन्होंने अपने इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए गार्डन पी प्लांट को चूज किया था। अब गार्डन पी प्लांट को चूज क्यों किया था वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, चलिए दोबारा बता देती हूँ। क्योंकि उन्होंने देखा था कि उस गार्डन पी प्लांट में 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। कैरेक्टर्स बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी जनरेशंस, बहुत सारी जनरेशंस को स्टडी करने के लिए, क्योंकि इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमारे पास कई सारी जनरेशंस का होना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस की जो एज है वो कोई सर्टेन नहीं है कि इनका जो लाइफ स्पेन है वो केवल इतने टाइम का होगा। तो उसके लिए उनको बहुत वेट करना पड़ता और वो जनरेशंस को क्या करते, कर भी नहीं पाते, कई सारी जनरेशंस पे स्टडी नहीं कर पाते। तो इसलिए उन्होंने पाइजम सटाइमम यानी कि गार्डन पी प्लांट को चूज किया था। उसके अंदर 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट थे और उसका जो लाइफ स्पेन था वो बहुत शॉर्ट था, इजीली ग्रोन हो जाता था। ठीक है, और उसकी वो कम टाइम में बहुत सारे कैरेक्टर्स पर स्टडी कर सकते थे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर लोकेशन और प्लांट का साइज। उन्होंने ये 7 पेयर कैरेक्टर्स लिए थे। सीड शेप में क्या है, राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन सीड कलर है। पॉट शेप यानी कि जो फली थी उसको वो शेप कैसा है, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। पॉट कलर कैसा है, ग्रीन और येलो। फ्लावर कलर कैसा है, पर्पल और व्हाइट। फ्लावर लोकेशन कैसी है, एक्सियल और टर्मिनल। और प्लांट का साइज कैसा है, टॉल और शॉर्ट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 नियम दिए थे, 2 एक्सपेरिमेंट किए थे इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपके 2 एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गए तो समझ लीजिए आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो जो द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स विच अकर्स इन पेयर्स, ओनली वन सच फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल गैमेट। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स कहते हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं जो कि पेयर्स में पाए जाते हैं। और उनके जो फैक्टर्स हैं उनमें जो एक फैक्टर है वो ही केवल सिंगल गैमेट के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए ये दे रखा है आपका पी प्लांट है टॉल, जैसा इसकी हाइट देख रहे हैं ये है शॉर्ट। ठीक है, जब इन्होंने पहली बार इन 2 प्लांट्स यानी कि एक शॉर्ट एक टॉल के बीच में क्रॉस कराया था तो जो पहली जनरेशन मिली थी वो मिली थी हाइब्रिड। लेकिन उन्होंने कैसी प्लांट्स के बीच में कराया था, होमोजाइगस प्लांट्स के बीच में कराया था। अगर आप लोगों को होमोजाइगस का मीन्स नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर टर्मिनोलॉजीज को पढ़िएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि होमोजाइगस किसे कहते हैं। ठीक है, उन्होंने होमोजाइगस ट्रेट्स दिए थे इन प्लांट्स के, उनके बीच में क्रॉस कराया था जिससे उन्हें हाइब्रिड वेराइटी मिली थी प्लांट्स की। और उन जब हाइब्रिड वेराइटीज के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्हें कैसी मिली थी, प्योर और हाइब्रिड दोनों वेराइटीज मिली थी। देखिए मैं आगे आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे। जब उन्होंने 2 होमोजाइगस ट्रेट सिंगल होमोजाइगस ट्रेट के प्लांट्स लिए तो एक उन्होंने लिया था टॉल जिसको उन्होंने इस तरह शो किया, दूसरा लिया था शॉर्ट जिसको उन्होंने इस तरह शो किया। इनके गैमेट्स निकाले, टी कैपिटल टी, इसके गैमेट्स निकाले स्मॉल टी। ठीक है, जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो ये आया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी।
यहाँ से ये आया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से ये आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से ये आया कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देख रहे हैं जितने भी उनको प्लांट्स मिले थे प्रीवियस वीडियोस में, देखिए जितने भी प्लांट्स मिले थे वो सारे कैसे टॉल हैं। तो जो ये कैपिटल टी है ये क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है किसी भी प्लांट का, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स थे वो मीडियम हाइट में, उसमें कोई भी नहीं आया, सब टॉल आए। तो ये जो वाला कैरेक्टर था ये कैसा हो गया, ये रिसेसिव हो गया इसमें, यानी कि इसकी प्रेजेंस में ये कैरेक्टर छिप गया, ठीक है। तो इसे उन्होंने डोमिनेंट कहा और इसे उन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर कहा। अब क्या किया उन्होंने, एक मिनट रुकिए, अब जो उनके पास पहली जनरेशन आ गई थी, F1 जनरेशन जो आई थी, ये वाली जो हाइब्रिड आई थी अभी मैंने आपको जो बताई है वो ले ली, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके गैमेट्स निकाले तो ये कैसे निकले, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट निकाले कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो क्या मिला, कैपिटल टी, इधर से आया ये, इधर से आया ये, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से आया ये, इधर से आया ये, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से आया ये, इधर से आया ये, कैपिटल स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं एक प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट मिला, दो हाइब्रिड प्लांट मिले जिसमें कैपिटल टी डोमिनेंट था और स्मॉल टी रिसेसिव था, और एक प्योर शॉर्ट प्लांट मिला जिसमें दो स्मॉल टीज प्रेजेंट थे। शॉर्ट कब आएगा, जब आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो दोनों आइडेंटिकल जीन्स प्रेजेंट होंगे, और इसमें क्या होगा, जो हमारा टॉलनेस है वो क्या होगा, आइडेंटिकल और डिफरेंट दोनों एलील्स के साथ वो अपनी प्रेजेंस को शो करता है। तो ये होते हैं हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव जीन। तो इसको उन्होंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जो उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में मिल रहा था, जो इसका जीनोटाइप, जो हमें फर्स्ट F1 जनरेशन मिली थी वो ये थी, उसका जो फिनोटाइप था ये सारे हाइब्रिड प्लांट्स थे, ठीक है। इसमें हमें प्योर मिल रहा है तो इसका जो फिनोटाइप हो जाएगा, जीनोटाइप रेशो हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:2:1, और जो हमारा फिनोटाइप हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1। रेशो का साइन नहीं लग पा रहा है इसमें क्योंकि डॉट्स लगती है वो, तो 3:1 वो हो जाएगा उनका फिनोटाइप। नेक्स्ट आता है हमारा, ये देखिए इसमें एग्जांपल शो किया है मैंने डायग्राम के द्वारा भी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों निकाले अलग अलग गैमेट्स के रूप में। तो जो हमारी F1 जनरेशन आई वो कैसी आई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि हाइब्रिड जनरेशन आई। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया था, यानी कि स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में जब क्रॉस कराया तो हमारे पास एक प्योर टॉल, दो हाइब्रिड टॉल और एक स्मॉल टॉल आया, ठीक है। ये हमारी F2 जनरेशन थी। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सिंगल गैमेट्स के रूप में अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। या इसे हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंडेल का सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि दूसरा लॉ था। इसमें क्या था, इसमें उन्होंने फर्स्ट लॉ में तो उन्होंने सिंगल कैरेक्टर्स लिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन्होंने एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे और उनकी प्रेजेंस को शो किया था, ठीक है। जैसे देखो इसमें उन्होंने दो लिए, इसका क्या है कैरेक्टर, कलर और शेप, दिख रहे हैं ना, ये राउंड है ये रिंकल्ड है, कलर येलो है और ग्रीन है। तो उन्होंने 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स को लिया था, कौन कौन से, राउंड कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। शेप में राउंड की हो गई, रिंकल्ड की हो गई, ठीक है। कलर में कैपिटल Y और ग्रीन के लिए स्मॉल y, ये इन्होंने कलर ले लिए। अब इनके इन्होंने गैमेट्स निकाले, देखो निकालो गैमेट्स, R के साथ Y, इस R के साथ ये Y, इसके गैमेट्स निकालो, स्मॉल r के साथ स्मॉल y, स्मॉल r के साथ स्मॉल y, ये हमारे गैमेट्स आ गए, ठीक है। कैपिटल R स्मॉल y, सॉरी कैपिटल R y और y, यही तो आए थे,
ये आ गए थे ना पेयर्स। इसके और इसके बीच में क्रॉस कराया तो क्या है, आर आर वाई वाई। इसी तरह इसके बीच में कराया तो भी यही आया, इसके बीच में कराया तो भी यही आया, और इसके बीच में कराया तो भी यही आया, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आ गए हमारे पास पहली जनरेशन जो आई थी कि सब राउंड और येलो कलर के, क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स इसमें डोमिनेंट थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब F2 जनरेशन ऑब्टेन की थी तो उन्होंने बताया था एक पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर किसे कहते हैं, एक चेकर्ड बोर्ड बनाया जिसमें उन्होंने दो अलग अलग कैरेक्टर्स को प्रिसेस किया था, क्योंकि जब हम इनके गैमेट्स निकालेंगे तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, देखो इस आर के साथ ये वाई भी आ सकता है तो ये बन जाएगा आर वाई, इस आर के साथ ये वाला वाई भी आ सकता है तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस आर के साथ ये वाई भी आ सकता है तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस आर के साथ ये स्मॉल वाई भी आ सकता है तो ये बन जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह ये इसमें आ जाएंगे, तो उसको उन्होंने शो किया था पुनेट स्क्वायर में। क्या था, ये एक स्क्वायर बनाया था उन्होंने जिसमें उन्होंने, क्योंकि 4 हमारे पास क्या है गैमेट्स हैं, कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह यहाँ थे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो आया आर आर वाई वाई, समझ गए। ऐसे इसके बीच में कराया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। के उनके बीच में कराया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके और इसके बीच में कराया स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके और इसके बीच में कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके और इसके बीच में कराया कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या था, कैपिटल वाई था। ठीक है, इसके इसके बीच में कराया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके इसके बीच में कराया कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरह इन सबके बीच में कराएंगे हम। देखो मैं आगे पुनः समझा देती हूँ। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ये आ गए हमारे पास। हमारे पास ये कैसे आए हैं, सारे के सारे कैसे राउंड और येलो कलर के। इस तरह हमने आगे किया तो हमारे पास राउंड और येलो कलर्स के ज़्यादा आए, यानी कि 9 हमारे पास किस तरह के आए, राउंड और येलो, 3 राउंड ग्रीन, 1 रिंकल्ड ग्रीन और 3 रिंकल्ड येलो। ठीक है, ये हमारे पास आए। लेकिन आप इनके देखेंगे तो इनके जो जीन्स हैं वो अलग अलग हैं, तो जीनोटाइप जो निकालते हैं वो हम अलग टाइप से निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बात आती है हाउ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी पेरेंट्स के, जो ट्रेड्स हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में जीन्स की हेल्प से ट्रांसफर होते हैं, जो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। और कब होते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होता है। तो जो जीन्स होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, 1 मेल और 2 फीमेल, तो दोनों के जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो लेकिन सेम पेयर में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पर। तो जो जीन्स के एलील्स हैं जब वो उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ
ट्रेड्स, जीन्स वर्क इन पेयर्स, जीन वर्क पेयर्स के रूप में वर्क कैसे करते हैं। फॉर एवरी ट्रेड देयर इज ए पेयर ऑफ जीन्स, हर ट्रेड के लिए एक पेयर में जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, और ईच पेरेंट पासिस ओनली वन ऑफ द टू जीन्स, और हर पेरेंट जो होता है, जितने भी पेरेंट्स होते हैं, वन मेल और वन फीमेल में, हर पेरेंट अपने पास से सिंगल जीन को ट्रांसफर करता है, यानी कि वन पेयर में होते हैं, यानी कि टू जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से वो सिंगल जीन्स यानी कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो पासिस ओनली वन ऑफ द टू जीन्स ऑफ द पेयर फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक, हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए केवल एक जीन्स को ट्रांसफर करता है, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, वो डिपेंड करता है कि पेरेंट से कौन सा जीन ट्रांसफर हो रहा है। थ्रू द ऑफस्प्रिंग इनहेरिट टू जीन्स, जो ऑफस्प्रिंग है उसमें टू जीन्स इनहेरिट हो जाते हैं हर ट्रेड के हर पेरेंट से, लेकिन द ट्रेड शोन बाय द ऑफस्प्रिंग डिपेंड्स ऑन विच इनहेरिटेड जीन इज डोमिनेंट ऑफ द टू, लेकिन ट्रेड जो होता है वो केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग में जो इनहेरिटेड पेयर्स ऑफ जीन्स हैं उसमें से कौन सा डोमिनेंट है, उन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा है वही कैरेक्टर उसमें रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट होता है जीन्स, जीन्स किन्हें कहते हैं हम। व्हेन ए मेल गैमेट फ्यूजेस विद ए फीमेल गैमेट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो एक नई सेल्स बनती है जिसे कहते हैं जाइगोट। इसमें फुल सेट ऑफ जीन, यानी कि इसमें फुल सेट ऑफ जीन्स, यानी कि जितने भी जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ये सब आप भी जानते हैं, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। ये जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करता है और डेवलप होता है एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं बोथ ऑफ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के, जो उसको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो ट्रेड्स उसके पेरेंट्स से उसके अंदर इनहेरिटेड होते हैं। द टू जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, तो जो दो जीन्स हैं यानी कि अलग अलग पेरेंट्स से तो जो दो जीन्स आए हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जो ये हमेशा जो ये शो करते हैं कि क्रोमोसोम्स के पेयर्स में उनकी पोजीशंस कौन सी है। देखिए, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड इट इज ए जीन, ये जीन है, किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। ये क्रोमोसोम्स को ओपन करके दिखाया तो जो पिंक कलर का पार्ट शो रहा है इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ जीन। नेक्स्ट होता है ब्लड ग्रुप्स। अब जीन्स तो ट्रांसफर हो गया, ब्लड ग्रुप कैसे इनहेरिटेड होता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है, जिसमें से ए बी जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो जो ए बी हैं ये को डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। अगर ये किसी पेरेंट में ए ग्रुप प्रेजेंट है और किसी पेरेंट में बी ग्रुप प्रेजेंट है तो जो इनहेरिटेड ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों डोमिनेंट है तो दोनों ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप्स, जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड है उसको एक प्रोटीन जो होता है वो इनहेरिट करता है जिसको हम आई से शो करते हैं और इन ब्लड ग्रुप्स को उसके ऊपर इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो वो शो होगा किस तरह से? आई ए या आई ए और आई ओ, एक रिसेसिव अगर ट्रेट प्रेजेंट है तब। ठीक है, एक केस तो ये बनता है। ऐसे ही अगर बी है तो आई बी और आई ओ। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके लिए केवल एक ही कंडीशन बनेगी, आई ओ और आई ओ। और किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो उसके लिए भी एक ही कंडीशन बनेगी, आई ए और आई बी, यानी कि दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर आई ए हो या एक का ग्रुप आई ए और एक का ग्रुप आई बी हो तो जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी? ए बी ग्रुप की। दूसरा आई ओ हो, बी ए या बी ओ हो तो भी कंडीशन कैसे हो जाएगी? ए बी ग्रुप की भी बनेगी और ओ ग्रुप की भी बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड, जो प्रोसेस है किसी भी पर्सन का के सेक्स का वो डिटरमाइन किया जाता है। जब उसको डिटरमाइन किया जाता है, उसको पता किया जाता है तो उसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होने वाला है उसको हम कैसे बताएंगे कि इट इज ए मेल और ए फीमेल फीचर्स।
तो जो मैंने आपको बताया था, ह्यूमन बींग्स में 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें फीमेल में सेम XX क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में X और एक Y क्रोमोसोम्स होता है। तो जो X होते हैं ये फीमेल्स को डिनोट करते हैं और जो Y होता है ये केवल मेल को डिनोट करता है। अगर किसी ऑफस्प्रिंग में 1X यानी कि मदर से अगर X क्रोमोसोम्स आता है, फादर से अगर X क्रोमोसोम आता है, तो जो डेवलप्ड फीटस होगा वो बेबी गर्ल का होगा। इस तरह अगर मदर से X क्रोमोसोम आता है और फादर से Y क्रोमोसोम आता है, तो जो डेवलप्ड फीटस होगा वो मेल होगा। तो जो चांसेस होते हैं वो 50-50 के होते हैं कि जो फादर है या जो मेल पर्सन है उसका जो स्पर्म है वो कौन से क्रोमोसोम्स को कैरी कर रहा है, कि वो X क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है या वो Y क्रोमोसोम्स को कैरी कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जो Y क्रोमोसोम है केवल वही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि अगर हम कहें कि फादर इज ओनली द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, केवल एक पिता ही ऐसा या एक मेल ही ऐसा पर्सन है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि हम जानते हैं जैसे फीमेल है, फीमेल में तो दोनों ही सेम है एक्स के लिए, जो कि किसी भी फीमेल फीटस के लिए को डिनोट कर रहे हैं, जबकि मेल में एक एक्स है और एक वाई प्रेजेंट है। तो जो एक मेल फीमेल को भी है और एक मेल के लिए भी है। तो जो फादर है वो केवल चाइल्ड के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर मेल चाइल्ड, केवल मेल चाइल्ड के लिए वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आई होप आप सबको इस पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं और इनहेरिटेड ट्रेट्स किन्हें कहते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म में कोई ट्रेट इनहेरिटेड नहीं होता है, यानी कि जैसे कोई किसी का मदर या फादर सिंगर हैं तो ये क्वालिटी उन्होंने क्या की, डेवलप की है अपने अंदर, यानी कि उनका जो आवाज है उन्होंने उस आवाज को प्रैक्टिस करके सुरीला बनाया है। या किसी के फादर या मदर अगर बॉडी बिल्डर हैं तो क्या जरूरी है कि वो बच्चा भी बॉडी बिल्डर ही बने, या किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो कोई जरूरी है उसके बच्चा भी डॉक्टर ही बने, या किसी के पेरेंट्स टीचर हैं तो कोई जरूरी है उसके पेरेंट्स उसका जो ऑफिस में वो भी टीचर बने, नहीं ना। तो क्या होता है कि जो ट्रेड्स हम डेवलप करते हैं अपनी लाइफ स्पैन में अपनी पहचान के लिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। ये ट्रेड्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, यानी कि जो जो क्वालिटीज हम सीखते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हमारे जो हमारी पहचान बनाते हैं, जिनसे हम अपने आप हम सीखते हैं, जिनको हम जिन आदतों को हम सीखते हैं, जैसे खाना बनाना है, सिलाई करना है, डांस सीखना है, सिंगिंग करना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, रनिंग में एथलीट बनना, स्पोर्ट पर्सन बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सब चीजें क्या सीखते हैं। तो दीज ऑल आर द एक्वायर्ड ट्रेट्स। ठीक है, ए ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एन एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट कैन नॉट बी पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशंस। देखिए मैं यहाँ बता रही थी आपको, एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं वो फ्यूचर जनरेशंस में ट्रांसफर नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के नॉलेज ऑफ डूइंग समथिंग और एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसी भी चीज को करने की नॉलेज या कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो एनवायरमेंट फैक्टर्स की वजह से होता है एंड नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, जो बर्थ के द्वारा प्रेजेंट नहीं होता है, उसे हम एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड तो आपको समझ में आ गया होगा। इनहेरिटेड कहते हैं वो ट्रेट्स जो विच इज कॉज बाय ए चेंज ऑफ इन इट्स डीएनए, यानी कि डीएनए में जो कोई चेंज हो जाता है, जब डीएनए कॉपी होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो जो उसके अंदर म्यूटेशंस होते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं डीएनए कॉपी के दौरान, तो वो चेंजेस जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तब उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो ट्रेट्स कहलाते हैं इनहेरिटेड। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक विच वी रिसीव फ्रॉम ऑफ पेरेंट्स। ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ओनली दीज ट्रेट्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशंस। केवल यही ट्रेट्स होते हैं जो फ्यूचर जनरेशंस में ट्रांसफर होते हैं, जैसे आई कलर, हेयर कलर, बॉडी का कलर, कलर कॉम्प्लेक्शन, जो फेस का कॉम्प्लेक्शन है, वो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जेनेटिकली डिसीजेज, जो डिसीजेज होती हैं जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाती हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, दीज ऑल आर द इनहेरिटेड ट्रेट्स। उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए कि आप लोगों ने भी टर्मिनोलॉजीज को नहीं पढ़ा है। पहले इस चैप्टर से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लीजिएगा मेरे प्रीवियस वीडियो में, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से
एक्सप्लेन हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।